हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपका आज की क्लास में स्वागत करती हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप ज़रूर पढ़कर खुश होंगे। और आज हम शुरू करने वाले हैं L4 जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 11th का चैप्टर 7। और चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि क्या क्या हमें पढ़ना है और मुझे पता है आप इन दो का इंतज़ार कर रहे हैं, आएंगे ये भी, इनका नंबर भी आएगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं पेशी उत्तक, उसके बाद हम पढ़ेंगे पेशियों के प्रकार यानी कि मसल्स, टाइप ऑफ मसल्स, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे तंत्रिका उत्तक। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक को पढ़ाने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें समझा देती हूँ जो आपको जानना जरूरी है। देखो, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक में खोलेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों टॉपिक और अभी आगे भी हम बहुत कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जिनके पूरे चैप्टर्स बने हुए हैं पीछे। जैसे पेशीय उत्तक हम फिर से पढ़ेंगे लेकिन इतना डिटेल में हम वहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे हम शॉर्ट में पढ़ेंगे इसको बिल्कुल। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। और इसीलिए आपकी आगे जो बुक है उसमें इस टॉपिक को बहुत छोटा दे रखा है, हम भी थोड़ा छोटा ही करेंगे, उतना लेवल पे नहीं जा रहे हैं हम। ऐसे ही तंत्रिका उत्तक भी जो है हमें फिर से डिटेल में पढ़ना है, तो अभी इसको अच्छे से समझ ले क्योंकि फिर से ये दोबारा आने वाला है और भी डिटेल के साथ आने वाला है। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू, जैसे कि आपको पता है हम टाइप ऑफ टिश्यू पढ़ रहे हैं, उसमें हमने एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा, फिर दूसरा संयोजी उत्तक पढ़ा, उसके बाद हमने संयोजी उत्तक में तरल उत्तक जो था वो पढ़ा जो विशिष्ट उत्तक में एक प्रकार था। उसके बाद संयोजी उत्तक के हमने प्रकार पढ़े बहुत सारे, 3-4। उसके बाद थर्ड टिश्यू जो है वो है पेशीय उत्तक और चौथा टिश्यू जो है वो है तंत्रिका उत्तक। ठीक है, तो आज हम बाकी के दो जो उत्तक के प्रकार हैं उसको खत्म करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, क्या है पेशीय उत्तक? नाम से आपको पता चल रहा होगा भाई पेशियों से रिलेटेड है। पेशीय उत्तक में कोशिकाएं लंबी होती है, आपको पता है आपकी मसल्स जो हैं, जो पेशियां हैं वो काफी लंबी है ना, सबको जोड़ रखा है। आपका जो मूवमेंट है प्रॉपर, ये जो हम ऐसे हाथ हिला रहे हैं और ब्रेक डांस कर रहे हैं, ये किसकी वजह से है? पेशियों की वजह से। अगर पेशियां हम में नहीं होगी तो हमारा लोकोमोशन, मूवमेंट सब बंद हो जाएगा। ठीक है, पेशीय उत्तक में कोशिकाएं लंबी होती है, इसीलिए इन्हें तंतु भी कहते हैं। क्योंकि पेशियां बहुत लंबी होती है तो हम इसको क्या कह देते हैं? तंतु कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? तंतु का मतलब होता है फाइब्रस, थ्रेड लाइक, और हमारी पेशियां इसी तरह से होती हैं, ऐसी लंबी लंबी। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? फाइबर्स, यानी कि मस्कुलर फाइबर्स या तंतु। ठीक है, चलिए, इस उत्तक में अंतरकोशिकीय पदार्थ बहुत कम होता है ना। अंतरकोशिकीय मतलब या पास पास रहेंगी सारी कोशिकाएं एक दूसरे से, बिल्कुल सट सट के ऐसे, बहुत कम इनके बीच में गैप रहेगा, या आप बोल सकते हो कि नहीं भी रहेगा। अगर आपने कभी मसल्स का फोटो बनाया हो तो हम हमेशा ऐसी मसल्स बनाते हैं, ऐसे बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, क्योंकि बहुत पास पास ये चिपकी रहती है। पेशीय उत्तक का मुख्य लक्षण संकुचनशीलता है। ठीक है, क्या है भाई? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स दोनों करेगी। कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आपका हाथ मूव करेगा, रिलैक्स करेगी तो भी मूव करेगा। वो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आपका जो हाथ है वो ऊपर आता है, फिर रिलैक्स करती है तो नीचे चला जाता है। इस तरह से आपकी मसल्स के संकुचन और शीतलन की वजह से आपकी बॉडी जो है वो क्या करती है? मूव करती है, यानी कि हिलती डुलती है। इसीलिए प्राणी में विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशियां ही उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, पूरी हमारे बॉडी मूवमेंट है वो किस पर डिपेंडेंट है? पेशियों पे। यही हमारी बोन्स के साथ जुड़कर जो है क्या बनाती है? हमारी बॉडी को मूवेबल बनाती है, ब्रेक डांस करने लायक। ठीक, कशेरुकियों, कशेरुकी मतलब वर्टिब्रेट क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, तो ये ऐसे वर्ड्स आते रहेंगे। ठीक है, कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में सब आ गए आपके, जो भी वर्टिब्रेट के 3 हमने पढ़े हैं, है ना, मेंढक। ठीक है, उसके बाद हम ह्यूमंस, है ना, स्तनी मैमल्स, मैमल्स के साथ आपके एविज, ये सब वर्टिब्रेट में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, हमारे पास मतलब मेनली 3 प्रकार की है। फिर देखो आप थोड़ा सा बढ़ोगे आगे की तरफ, जैसे कि एविज में जाना चाहो आप, या
फिशेज में जानना चाहो तो थोड़ा बहुत जो है चेंज आता रहेगा, है ना। फिशेज में अलग रहेगी, फिर वर्टिब्रेट में अगर हम एविस को देखें, रेप्टाइल्स को देखें तो वहां पे एक्स्ट्रा मसल्स भी है, लेकिन बेसिक 3 प्रकार की मसल्स हमारे पास पाई जाती है अगर हम सारा ओवरऑल देखें तो। क्योंकि अभी आप है ना जब पक्षियों की मसल्स पढ़ोगे तो उनमें बहुत टाइप की मसल्स होती है, लेकिन वो भी इन्हीं 3 प्रकार की मसल्स से बनी हुई है। सबसे पहली है हमारे पास रेखित पेशियां। देखो ये रेखित पेशियां जो है ना, रेखित नाम से लग रहा होगा रेखा जैसी है, मतलब कि लाइन वाली है कुछ इस तरह से। इसी को हम ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। देखो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद दूसरी हमारे पास आती है, इसको रेखित पेशियों को हम स्मूथ पेशियां भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी है अरेखित पेशियां। ठीक, ये क्या हो गई, ये जो है अरेखित है, मतलब अनस्ट्राइप्टेड है, अनस्ट्रेटेड, इन्हीं को अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। देखो अ से अरेखित, अ से अनैच्छिक, दोनों आपको याद रखने हैं क्योंकि आगे पीछे कहीं भी ये दोनों नामों से पूछी जाती है। और तीसरी जो होती है वो इन दोनों का आप कह सकते हो मिक्सचर होती है, लेकिन बहुत स्पेशल टाइप की होती है, और वो होती है हमारी हृदय पेशियां। ठीक, इन तीनों को हमें पढ़ना है। ये होती है वॉलेंटरी मसल्स, ऐच्छिक पेशियां, रेखित पेशियां, स्ट्राइप्ड मसल्स। देखो कितने सारे नाम है। ये है अरेखित, अनैच्छिक, अनस्ट्राइप्टेड, अनवॉलेंटरी, और ये है कार्डियक मसल्स यानी कि हार्ट मसल्स, जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं पहली वाली से, उद्घाटन करते हैं। रेखित पेशियां अथवा कंकाली पेशियां, ठीक है। रेखित पेशियों का एक और नाम क्या है, कंकाली पेशियां। क्यों कंकाली पेशियां है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो मसल्स है, हमारी मसल्स है वो मूवमेंट करती है, लेकिन हमारी बॉडी में मैक्सिमम क्या है, सारी बोन्स है। तो हमारी बोन की और मसल्स के कोऑर्डिनेशन से ही हमारा मूवमेंट हो रहा है, लेकिन हमारी बोन अपने आप नहीं हिल सकती, तो हमें उनको हिलाने के लिए किसकी जरूरत है, इन पेशियों की जरूरत है। और दूसरी ये चीज कि ये पेशियां यानी कि रेखित पेशियां अधिकतर आपको कहां पे मिलेगी, आपके स्केलेटन में मिलेगी, मतलब कि आपकी बोन्स से जुड़ी हुई मिलेगी, कंकाल से जुड़ी हुई मिलेगी, इसीलिए इसे कंकाली पेशियां भी कहते हैं। तीसरा नाम जो आप इसका लिखेंगे, यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं, ऐच्छिक पेशियां। तो अब किसी भी नाम से आपसे पूछा जाए आपको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार घुमाने के लिए वो हमें रेखित और ऐसे नहीं देता, ऐसे बोल देता है ऐच्छिक पेशियां क्या होती है, उसमें भी यही रामायण लिखनी है, ठीक। चलिए कंकाली पेशियां पूछे तो भी ये लिखनी है। इंग्लिश में इसको स्ट्राइप्ड मसल्स कहते हैं। स्ट्राइप्ड का मतलब होता है लाइंस, क्योंकि इसमें लाइनें दिखती है, अभी दिखाएंगे आपको। और दूसरी होती है स्ट्रेटेड, का मतलब भी वही होता है, स्ट्रेटेड का मतलब बिल्कुल सीधी या लाइन वाली। और स्केलेटन मसल्स तो आप समझ ही गए, कंकाली पेशियां। प्रत्येक रेखित पेशी एक बहुकेंद्रीय बेलनाकार होती है, ठीक है। कैसी है वही है, ऐसी बहुकेंद्रीय है और बेलनाकार है, ऐसी लंबी, और बहुत सारे इसमें केंद्रक हैं। देखो ये अंतर ध्यान में रखते जाना, इस पे भी अंतर वाला क्वेश्चन बनता है कि रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर बताओ। तो हम जो पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं, एक साइड ये वाले पॉइंट आ जाएंगे, दूसरी साइड अरेखित पेशियों वाले पॉइंट आ जाएंगे। अभी आपको डिफरेंस पता चलता रहेगा। पहला डिफरेंस यहीं से शुरू हो रहा है कि ये क्या होती है, बहुकेंद्रिकीय होती है, ठीक है, पहला डिफरेंस। और दूसरी बेलनाकार होती है। ये डिफरेंस को मैं गोले लगाती जाऊंगी जो आपको वहां से डिफरेंशिएट करेगा अरेखित वाले से, ठीक है। जिसकी कोशिका कला को सार्कोलेमा एवं कोशिका द्रव्य को पेशीय द्रव्य, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है आपका सार्कोप्लाज्म। ये आपको ध्यान रखना भाई, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पे कि सार्कोलेमा क्या होता है। नॉर्मली हम जो है, जो भी हमारी सेल होती है उसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कह देते हैं, लेकिन क्योंकि ये स्पेशल टाइप की सेल है या उत्तक है, मतलब सेल से तो बना हुआ ही है उत्तक, तो भाई इनकी जो मेम्ब्रेन है उनको हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा।
या हिंदी में अगर आप कहना चाहें, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप दोनों वर्ड याद रखें और ये वाला तो जरूर याद रखें क्योंकि कई बार इसी के नाम से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, पेशी कला बोल सकते हैं आप इसको। देखो पेशीय कला तो याद हो जाएगा, पेशी की कला, पेशीय कला, लेकिन सार्कोलेमा थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, उस कोशिका द्रव्य को नॉर्मली हम कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं, लेकिन ये मसल्स है तो इसको सार्को कह रहे हैं तो उसको सार्कोप्लाज्म कह दो। ठीक है, इसको क्या कह देंगे, सार्कोप्लाज्म। सार्को नाम याद रखो, सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा। ठीक, और हिंदी में तो वही कहेंगे पेशीय द्रव्य, पेशी कला, पेशी द्रव्य। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये मैंने एक सेल बनाई है, ऐसी बहुत सारी सेल मिलकर मसल्स बनाती है। ठीक है ना। पेशीय द्रव्य में अनेक अत्यंत सूक्ष्म पेशीय तंतु यानी कि मायोफाइब्रिल्स एक दूसरे से समांतर रहते हैं। देखो ये चीजें समझते जाना, मैंने कहा ये टॉपिक दोबारा आने वाला है और हमें वहां पे लोकोमोशन बताया जाएगा, लेकिन वहां पे भी हमें ये चीज फिर से एक बार समझनी है। इस चैप्टर में तो नहीं समझाई हुई, फिर भी मैं समझा रही हूँ ताकि वहां पे आपका एक बार फिर से रिविजन हो जाए। किससे बनी होती है? देखो ये जो सेल है ना, ये वाली, इसको जब हम गौर से देखेंगे, ये कहती है कि मुझे देखते ही नहीं हो, बस डायग्राम पे लेबल करते जाते हो। जब हम इसे गौर से देखते हैं तो हमें यहाँ पे ऐसे कुछ धागे दिखाई देते हैं, ऐसे लंबे लंबे। ये जो धागे हैं इनको हम बोल रहे हैं पेशी तंतु। इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये पेशी तंतु कहाँ है और पेशी कहाँ है और पेशी उत्तक कहाँ है। पेशी उत्तक की एक सेल यानी एक कोशिका, उस कोशिका के अंदर बहुत सारे क्या हैं, ये धागे हैं जिनको हम पेशी तंतु यानी कि मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। ठीक है, ये दो तरह के बने होते हैं वैसे तो, एक्टिन और मायोसिन, जो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। दो ये तंतु होते हैं, इनको हम बोलते हैं पेशीय तंतु। अब इन पेशीय तंतुओं के बारे में देखो, ये क्या होते हैं, एक दूसरे से समांतर व्यवस्थित होते हैं। भाई समांतर ही बनाए हैं मैंने। ठीक, चलो, प्रत्येक पेशी तंतु में एकांतरित क्रम से व्यवस्थित गहरी एवं हल्की पट्टियां होती है। ठीक है, अब ये और डिटेल में जाओ, भाई खोदने की तो हमें आदत है, माइक्रोस्कोप जब से दिया है चालू है हम। ठीक है, पहले एक सेल ढूंढी, सेल के अंदर देखा कि भाई बहुत सारे केंद्रक है, कुछ द्रव्य है और कुछ पेशियां हैं। ठीक है, पेशी कला है। जब और इसको घूर के हमने देखा माइक्रोस्कोप से तो हमें पता लगा कि भाई इसमें छोटे छोटे तंतु भी हैं। फिर इन तंतुओं को और घूर के देखा तो अब हम इस तंतु को, मैं आपको बता रही हूं कि ये जब तंतु को हम एक बाहर निकालते हैं तो इस तंतु में हमें कुछ गहरी कलर की लाइंस दिखाई देती है। अब देखो मैं गहरा इस ब्लैक पे नहीं बना सकती, इसलिए मैं येलो को गहरा बना रही हूँ। कुछ तो हमें कैसी दिखाई देगी, गहरी कलर की लाइंस दिखाई देगी। इसको मैं थोड़ा मोटा बना रही हूँ, कुछ गहरी कुछ हल्की। जैसे कि ये गहरी है मान लो तो ये हल्की हो गई, फिर इसके बाद फिर गहरी आ जाएगी। ठीक है, ऐसी एकांतरित क्रम में आपको क्या दिखाई देती है, लाइंस दिखाई देती है। और ये जो लाइंस दिखाई दे रही है ना, इसी की वजह से हम इसको बोल रहे हैं स्ट्राइप्ड। स्ट्राइप्ड का मतलब होता है लाइंस या रेखी। ठीक है, इसीलिए इसको रेखी बोल रहे हैं क्योंकि इसमें ऐसी रेखाएं दिखाई देती है हमें। एक अब आपको याद करने में आसानी हो गई, रेखित मतलब इसमें रेखाएं, रेखाएं पेशी तंतु की है। पेशी तंतु में भी हम और घुस के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ गहरी और हल्की रेखाएं हैं। गहरी वाली को हम बोलते हैं ए बैंड। देखो ये मैं फिर से बार बार बोल रही हूँ, ये फिर से हमें आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। इस चैप्टर में हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं इसको, लेकिन ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, वहां पे मैं फिर थोड़ा इतना डिटेल में नहीं बता पाऊँ क्योंकि डिपेंड करेगा हम कैसे वहां पे जाएंगे। ठीक है, और कुछ हल्की होती है जिनको हम कहते हैं आई बैंड। ये लोकोमोशन में यही हेल्प करती है। फिर क्या हुआ, इस ए बैंड पे भी हमें कुछ हल्के क्षेत्र दिखाई देते हैं। मैम कितना कितना अंदर घुसोगे, है ना, मैं क्या करूं।
अब ये जो ए बैंड है ना, इसमें भी कुछ हल्के क्षेत्र दिखाई देते हैं, जैसे मैंने अभी व्हाइट बना दिया, व्हाइट तो दिख नहीं रहा, ग्रीन बना देती हूँ, है ना। इनको बोलते हैं एच क्षेत्र, ठीक है। ए के बीच में एच और आई के बीच में भी होता है एक, जिसको हम एम बोलते हैं वैसे तो, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एम बोल देते हैं इसको। ऐसे ही दोनों में होता है। ए मतलब गहरा। अब है ना, बच्चों को बहुत याद करने में दिक्कत होती है कि गहरे को ए बोलते हैं या गहरे को आई बोलते हैं। अब मैंने ऐसे याद कर रखा है क्योंकि मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन याद है। देखो ये ए क्यों नाम दिया है, क्योंकि गहरे वाले को हम एन आइसोट्रोपस कहते हैं। एन आइसो, एन का मतलब होता है विषम, कोई चीज गहरी है मतलब अलग है, अलग से दिख रही है, इसलिए उसको एन आइसो बोल देते हैं और एन आइसो का ए लगा देते हैं, ठीक है। और आइसो बैंड, इसका फुल फॉर्म क्या है, एन आइसो और आइसो, ठीक है। आइसो जो एक जैसा है बिल्कुल हल्का हल्का, तो उसको हम आई बैंड बोल देते हैं, ठीक। गहरी पट्टियों को ए पट्टियां भी कहते हैं तथा प्रत्येक ए पट्टी के मध्य अपेक्षाकृत हल्का होता है, इसे एच क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। वो एच क्षेत्र बताया आपको। इसी प्रकार हल्की पट्टियों को आई पट्टियां कहते हैं तथा प्रत्येक आई पट्टी के मध्य में भाग होता है जिसे जेड रेखा कहते हैं। ये जेड रेखा अलग है, एम बताया आपको, जेड रेखा देखो जरा, जैसे ये वाली गहरी गहरी मैं येलो येलो से बना रही हूं, ये गहरी, ये गहरी, ठीक है, और ये फिर गहरी, बीच में हल्की वाली आ रही है, ये हल्की। ऐसे ही दूसरी भी बनाती हूं मैं, ये गहरी, क्योंकि बहुत सारी है ना हमारे पास, लाइंस तो बहुत सारी है, वो तंतु तो बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है। फिर ये हल्की। अब ये क्या कहना चाह रहा है, सुनो मेरी बात को। ये कह रहा है कि जो Z है, ये I है, I के मध्य का भाग, मतलब कि यहां वाला भाग, ये I के जो मध्य वाला भाग है, इसको Z लाइन भी कहते हैं। इस Z लाइन को आगे आप पढ़ोगे, इसको सार्कोमियर कहते हैं वैसे, ठीक है, सार्कोमियर। और यही हमारी पेशियों के गमन करने के लिए, मतलब कि संकुचन और रिलैक्सेशन के लिए जो इकाई है वो यही रहती है। पढ़ोगे आप इसको, अभी इसको नहीं भी ध्यान दोगे तो चलेगा जेड वाले को, ठीक है। जस्ट मैंने आपको समझा दिया, ए वाला और आई वाला ध्यान रखना है। रेखित पेशियों का संकुचन तीव्र होता है, बहुत जल्दी जल्दी होती है। क्या ऐसा होता है कि आप ऐसे स्लो मोशन में हाथ उठा रहे हो, ऐसा तो नहीं होता। आप चाहो हाथ उठाओ, हाथ उठ गया, है ना। आप चाहो पैर उठाओ, पैर उठ गया। अब आप बोलेंगे ये पैर कहाँ है, पैर उठाऊंगी भी तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो बहुत तीव्र होता है, परंतु यह संकुचन प्राणी की इच्छा द्वारा नियंत्रित होता है। देखो बात को फिर से गौर, येलो कर रखा है मैंने। रेखित पेशियां मैंने कहा किससे जुड़ी हुई है, हमारे कंकाल से जुड़ी हुई है, यानी स्केलेटन से जुड़ी हुई होती है। और कंकाल यानी कि हमारी बॉडी एक तरह की, है ना, जहां पे भी हमारे बोन्स है। आप अपनी बोन्स को अपनी मर्जी से हिला सकते हो, बोन्स मतलब आपके अंगों को, है ना, बोन्स मतलब अंगों में ही है बोन्स। हाथ को हिला सकते हो अपनी मर्जी से, यस। आप चाहो तो उठोगे, आप चाहो तो बैठोगे, आप चाहो तो सो जाओगे, आप चाहो तो कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तो ये जो ऐच्छिक पेशियां हैं, मतलब कि रेखित पेशियां हैं, ये हमारी इच्छा के अनुसार चलती है, इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है। इसीलिए इन पेशियों को ऐच्छिक पेशियां यानी कि वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। ऐच्छिक का मतलब इच्छा से, है ना, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया। तो रेखित पेशियां किस प्रकार की पेशियां होती है, आपसे पूछ लिया जाए तो रेखित पेशियां ऐच्छिक पेशियां होती हैं, क्योंकि ये कंकाल से जुड़ी होती है, स्केलेटन से जुड़ी होती है और हमारी इच्छा के अनुसार गति करती है। ये एक और अंतर आएगा आगे की तरफ, ठीक है। आ जाओ, अब बात करते हैं अरेखित। फिर से मैं एक बात बोल रही हूँ, हम यहाँ पे अभी शॉर्ट में पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे चैप्टर में हमें फिर से इसको दोबारा पढ़ना है। और आपकी अभी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें तो ये भी नहीं दे रखा, ये सब वहां पे नेक्स्ट चैप्टर में दे रखा है। अच्छा, जब अंतर लिखोगे ना तो ये ZA वाला नहीं लिखना है आपको, ठीक है। बस ये वाली और उससे पहले जो हमने पॉइंट लिखे थे वो लिखोगे जब आपको रेखित और अरेखित में अंतर पूछा जाए। अरेखित पेशियां, नाम से लग रहा है भाई इनमें रेखाएं नहीं है ना, तो मैम बोलेंगे नहीं है हमारे घर में तो रेखा नहीं। तो रेखा वो वाली रेखा नहीं, रेखा मतलब लाइन, ठीक है। इसलिए इनको अनस्ट्राइप्टेड कहते हैं और दूसरा नाम क्या हो जाएगा इनका, अनैच्छिक।
अनैच्छिक पेशियां। ठीक है, इनके नाम से आपको इनके अंतर मिल जाएंगे। नाम अरेखित है, एक तो ये अंतर हो गया, दूसरा अनैच्छिक है, दूसरा ये अंतर हो गया। अभी और पढ़ेंगे। पेशियां अथवा चिकनी पेशियां भी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं भाई? स्मूथ मसल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें रेखाएं नहीं है। रेखाएं दिख रही थी हमें, गहरी और हल्की रेखाएं दिख रही थी, तो अनइवन सा लग रहा था हमें, अजीब अजीब सा लग रहा था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल प्लेन मामला है एकदम, तो हमने इसको क्या बोल दिया? स्मूथ मसल्स। इन पेशियों की कोशिकाएं एक केंद्र की होती है। अंतर आ गया। वो क्या थी? बहु केंद्र की। ये क्या थी? है मतलब एक केंद्र की। ठीक है, लंबी होती है, वो बेलनाकार थी, और तुर्कुरूपी होती है, वो बेलनाकार थी। ये कैसी है? तुर्कुरूपी। तुर्कुरूपी पहले भी हमने बनाया है, ये जाइलम फ्लोएम बनाए थे तब बात की थी ना, स्पिंडल शेप जिसको हम कहते हैं। तुर्कुरूपी होती है और एक केंद्र की होती है। ये लो बन गई। बस अब इसमें रेखाएं तो है ही नहीं, बस इतनी बनानी है आपको। अरेखित पेशी तंतु प्रायः अलग अलग रहते हैं। वहां पे हमने क्या कहा? एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं और उनमें अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होता। यहां पे अंतरकोशिकीय अवकाश है। अगर आपको दूसरी बनानी है तो आप ऐसे बनाओगे। ये वैसे ही है जैसे हमने वो बनाई थी ना, आपको याद है? वाहिनिकाएं बनाई थी, वाहिकाएं बनाई थी, है ना? वहां पे हमने जब वाहिनिकाएं बनाई थी तो ऐसे अलग अलग बनाई थी, क्योंकि वो भी तुर्कुरूपी होती है। तो ये ऐसे बनेगी आपकी। ये मैं थोड़ी मोटी मोटी बना रही हूँ क्योंकि बोर्ड पे आपको दिखाना है भाई। मैं बारीक बारीक बना दूंगी तो दिखेगी भी नहीं। और थोड़ा सा मेरा पेन। परंतु कभी कभी ये पुलों का मतलब बंडल, ठीक है, कभी कभी ये इकट्ठा भी होती है, कभी कभी ये एक दूसरे से अलग भी रहती है। वो गाना सुना है, हम दोनों है अलग अलग, हम दोनों है जुदा जुदा, वो वाला। तो भाई कभी ये अलग हो जाती है, कभी ये मिल जाती है। इस तरह का निर्माण करती है ना। जब मिलती है तो लेयर्स बना लेती हैं। ये पेशियां आहारनाल, मूत्राशय एवं विभिन्न वाहिकाओं की दीवारों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? वो कहाँ पाई जा रही थी मैम? वो कंकाल में पाई जा रही थी, स्केलेटन में, बोन्स के साथ मिलके हमें लोकोमोशन करा रही थी। ये कहाँ मिल रही है? ये देखो आपके अंगों के अंदर मिल रही है, या तो आहारनाल में, ये उदाहरण भी एक अंतर ही है भाई, मूत्राशय विभिन्न वाहिकाओं में मिल रही है। अब जरा मेरी बात को समझो कि आपकी आहारनाल है। क्या आपकी आहारनाल पे कोई कंट्रोल है कि नहीं? मेरे को मैं चाहूं तभी मुझे भूख लगे, मैं चाहूं तभी मेरा खाना डाइजेस्ट हो। आपने खाना डाला, अपने आप डाइजेस्ट होगा। आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं कि आप चाहो कि नहीं मैंने खाना खाया है लेकिन 5 दिन तक मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं हो। पॉसिबल नहीं है, आपकी इच्छा नहीं चलेगी वहां पे। ठीक है, मूत्राशय पे यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, टॉयलेट आपको आता है, आप कंट्रोल जरूर कर सकते हो, लेकिन क्या आप ये सोच सकते हो मेरे को 10 दिनों तक टॉयलेट ही नहीं है? अपने आप आपको ब्रेन में मैसेज जाएगा टॉयलेट आ रही है ना। आप सोचते थोड़ी हो कि अच्छा टॉयलेट को फिल्टर करना है, फिर टॉयलेट ब्लैडर में जाएगी, फिर टॉयलेट आएगी, ऐसे सोचते थोड़ी हो। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जो पेशियां होती है वो कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। जनरली ये आंतरिक अंगों में पाई जाती है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप। कहाँ पाई जाएगी ये? आपके आंतरिक अंगों में। चलो, इन पेशियों का संकुचन धीरे होता है। वो कैसी हो रही थी? तीव्र हो रही थी। चाहा हाथ उठे, एकदम फटाक से उठ गया, सेकंड भी नहीं लगा, शायद मिली सेकंड में काम हो गया। लेकिन क्या आप आहारनाल में चाहो कि अभी मैं खाना खाऊं, अभी पच जाए? नहीं होता। कम से कम हमारे खाने को डाइजेस्ट होने में, धीरे धीरे उतरने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, है ना, एक खाने को डाइजेस्ट होने में। टॉयलेट आप चाहो कि नहीं मेरे को हर 1 मिनट में टॉयलेट आए, नहीं आ सकता। धीरे धीरे फिल्टर होता है ना, टॉयलेट बनने का प्रोसेस भी जो है वो धीरे धीरे होता है। तो ये जो रिक्तिकाएं हैं वो क्या होती हैं? संकुचनशील होती है। ठीक है, और धीरे होती है। एक और अंतर आ गया, प्रतिपालित एवं आवर्ती होता है। आवर्ती का मतलब रिदमिक। रिदम समझते हो? गाने में एक रिदम होती है ना, एक उठाव होता है, एक गिराव होता है। अगर किसी को संगीत का थोड़ा सा नॉलेज हो, रिदम का मतलब होता है ऊपर नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, उसको हम बोलते हैं रिदम। ठीक है, तो ये कैसी होती है? ये आवर्ती होती है। जैसे आहार नाल की जो मसल्स है, अभी ये भी पढ़ना है आपको, आहार नाल के अंदर के स्ट्रक्चर भी पढ़ने हैं, एनाटॉमी पढ़ोगे जब आप, है ना, तब पढ़ना पड़ेगा कि हमारी आहार नाल की जो मसल्स होती है ना, वो
पहले संकुचित होती है, फिर ऐसे होती है, फिर संकुचित होती है, फिर रिलैक्स होती है। तो ये हो गया ना, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अब इसी को आप ऐसे ले लो, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, हो गया ना रिदमिक। तो रिदमिक होती है ये। परंतु संकुचन पल प्राणी की इच्छा का नियंत्रण नहीं होता, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। इसीलिए इन पेशियों को अनैच्छिक पेशियां या इनवॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। अंतर आ गए सारे। रेखित पेशियां रेखित होती है, अनैच्छिक पेशियां अरेखित होती है। ये ऐच्छिक होती है, ये अनैच्छिक होती है। रेखित पेशियों पर हमारा नियंत्रण होता है, अरेखित पेशियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। रेखित पेशियों में स्ट्राइप्स होती हैं, यानी कि रेखाएं या पेशी तंतु होते हैं। अरेखित पेशियों में पेशी तंतु नहीं होते। बहुकेंद्र की होती है रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां एक केंद्र की होती है। ये रेखित पेशियां जो हैं वो बेलनाकार होती है, जबकि अरेखित पेशियां जो हैं वो क्या होती हैं, तंतुरूपी होती है। ये सारे बेसिक अंतर अभी हमने देखे, ठीक है। आपको वैसे ही लाइन बना के इधर और इधर लिख देना है। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, मैं अभी से कर देती हूँ। इनका जो अंतर है वो कई बार पूछा हुआ है। अंतर इन दो में भी, और एक तीसरी आ रही है, कई बार तीनों में अंतर पूछ लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो इन दो के अंतरों में पूछा हुआ है, ठीक है। तो तीसरे टाइप की जो हमारी वीआईपी मसल्स है, क्योंकि हार्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है भाई, ब्रेन और हार्ट तो हमारी बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हृदय पेशियों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि हृदय पेशियां दोनों का मिक्सचर होती है। याद कैसे करोगे इसको, है ना, इसीलिए ये चीज बता रही हूँ। लिखना नहीं है यहाँ पे कि मिक्सचर होती है, बस आपके दिमाग के लिए। हमने दो प्रकार की मसल्स पढ़ी, रेखित पेशियां और अरेखित पेशियां। ये होती रेखित है, लेकिन रेखित पेशियों के बारे में हमने पढ़ा कि वो तो ऐच्छिक होती है। लेकिन आपको हार्ट पता है क्या, हार्ट पे आपका जोर चलता है? वो आपको डायलॉग याद हो रहा फिल्मों का, दिल पे किसका जोर है ना, वो दिल पे, ये दिल ही है। तो भैया दिल ही है और इस पे किसी का जोर नहीं चलता। तो भाई ये होती रेखित है, लेकिन रेखित के साथ तो ऐच्छिक पेशियां आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अरेखित वाला अनैच्छिक आ जाता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये दोनों का मिक्सचर होती है, रेखित होती है लेकिन अनैच्छिक होती है, ठीक है। चलिए, बहुकेंद्र की रेखित उधर से ले लिया, दोनों का मन रख लिया। क्या झगड़ा हो गया दोनों में, वो क्या कि नहीं मैं बनाऊं हृदय को, वो क्या कि मैं बनाऊं, तो हमने क्या किया, दोनों का मिक्सचर कर दिया कि चलो दोनों को खुश कर देते हैं आज। हृदय पेशी की कोशिकाएं एक केंद्र की होती हैं, ये देखो एक केंद्र की, अपेक्षाकृत छोटी, बहुधा शाखित होती है, ठीक है। शाखाएं परस्पर मिलकर एक जाल का निर्माण करती है। इनकी कैसी होगी, लंबी तो है, हमने वहां पे ऐसी बिल्कुल, लेकिन शाखाएं वाली है, मतलब इसकी ऐसे शाखाएं निकल सकती है ऐसे, और एक केंद्र की है। हमें कोशिकाएं दिखेंगी ऐसे, ये लो, ये लो, ये लो। अब क्योंकि ये क्या है भाई, इनमें केंद्रक है, एक एक, यहां पे भी एक कर देती हूं थोड़ा सा व्हाइटिश, ऐसे शाखित है। ये तो किसके लक्षण दिख रहे हैं आपको, दोनों के दिख रहे हैं भाई, ऐसी बेलनाकार भी है लेकिन एक केंद्र की है, दोनों के लक्षण आ गए। फिर उसके बाद ये रेखाएं दिखती हैं इनमें हमें ऐसे स्ट्राइप्स, जैसी हमें किस में दिख रही थी, जैसी हमें ऐसे रेखाएं दिखती है, जैसी हमें रेखित पेशियों में दिख रही थी। तो इसमें दोनों के लक्षण हैं, और जाल सा बना लेती है, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है भाई, हृदय पेशियां है तो हृदय में होंगी। हृदय की जो मायोकार्डियम होती है, हृदय भी पढ़ना है हमें, है ना, मायोकार्डियम होती है, उसके अंदर ये वाली मसल्स रहती है। पेशीय द्रव्य में उपस्थित तंतु, देखो आ गए ना तंतु, तंतु होना किसका लक्षण है, रेखित पेशियों का। गहरी एवं हल्की पट्टियां होती है, रेखित पेशियों का गुण है। समान के कारण हृदय पेशियों की पेशी तंतु रेखित दिखाई देते हैं, ठीक है। कैसे दिख रहे हैं आपको, रेखित, लेकिन एक केंद्र की होना किसका लक्षण है, अरेखित वाला। हृदय पेशियां स्वतः उत्तेजनशील एवं अनैच्छिक होती है। आ गया भाई दूसरा अंतर, दूसरे वाले को भी ले लिया। अरेखित पेशियों की तरह इन पे हमारा जोर नहीं चलता, ये स्वतः उत्तेजित होती है, मन की मर्जी चलती है इनकी, मन का मालिक है। जैसे कि मैंने डायलॉग बताया, दिल पे किसी का जोर नहीं चलता, तो भाई नहीं चलता है, सच बात है, साइंस भी इसको बात को मानती है। और ये कैसी है, अनैच्छिक है, ठीक है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि दोनों का मिला जुला असर है। और मुझे लगता है ये चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है,
आपको पता ही है कि आपके हार्ट पे आपका जोर नहीं है, तो वो अनैच्छिक है। लेकिन अब अरेखित का एक आपने ले लिया है, तो दूसरा वाला गुण आपको किसका लेना पड़ेगा? रेखित का। तो रेखित वाला गुण ले लो, तो आपको मिक्सर में याद हो जाएगी। इनका संकुचन शीघ्र होता है। देखो दोनों चीजें आ गई। शीघ्र किसमें देखा था हमने? रेखित वाले में। और आवर्ती गुण किसमें देखा था हमने? रिदमिक वाला अरेखित में। तो दोनों के गुण आ गए वापस। निरंतर क्रिया से ये थकती नहीं है ना? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार कि ऐसी कौन सी पेशियां है जो आजीवन निरंतर कार्य करती रहती है और कभी नहीं थकती? तो आप किसका नाम लेंगे भाई? हृदय पेशियों का, क्योंकि बाकी पेशियां थक जाती हैं। आप दौड़ा भागी करो 2-4 घंटे, पेन होने लग जाएगा ना। क्या दुखने लग जाती है? आपकी मसल्स दुखने लग जाती है, वो थक जाती है। आहार नाल वो भी थकती है, मतलब डैमेज हो जाती है। थकने का इन द सेंस कि मृत हो जाएगी या वहां से नई कोशिकाएं बनना शुरू हो जाएगी। हृदय में ऐसा नहीं होता। हृदय की कोशिकाएं अगर मृत हो गई तो आपका फाइल सलटने का टाइम आ गया। ठीक है, थकती नहीं। हृदय पेशियां केवल हृदय की मांसल दीवारों में पाई जाती है, जिसका मैंने आपको नाम बताया मायोकार्डियम। ठीक है, हृदय की जो दीवारें होती है, लेयर्स होती हैं, वो 3 होती है। उसमें जो मायोकार्डियम होती है उसमें ये पेशियां पाई जाती है। ठीक है, तो अब आप तीनों के एक साथ डायग्राम देख लो जरा। ये है हमारी कौन सी मसल? रेखित मसल दिख रही है, और आपको मिक्सचर भी दिख रहा होगा दोनों का। ये रेखित मसल्स है, ऐसी बेलनाकार है। आपको लाइंस दिख रही हैं हल्की और गहरी। ये देखो कहीं कहीं गहरी है, कहीं कहीं हल्की है ना? तो ये हल्की गहरी होती है। केंद्रक ये रहा इसका, ये केंद्रक है। ये हो गई रेखित पेशियां, जिसको हम कंकाली पेशियां कह रहे हैं। उसके बाद तुर्कु रूपी वाली जो पेशियां थी उनको हम चिकनी पेशियां भी कह रहे हैं। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है आपका। इसको हम बोल रहे हैं अरेखित पेशियां, अनैच्छिक पेशियां। ये दोनों का मिक्सचर है, आपको दिख ही रहा होगा। देखो ऐसा तो इसका शेप है, लेकिन ये एक केंद्र की है, इसकी तरह इसके पास भी एक केंद्रक है। ठीक है, और लाइनें भी दिख रही हैं इसकी तरह। ठीक है, और ये कैसी है? अनैच्छिक है, जो कि ये होती है। ठीक है, तो ये है हमारी हृदय पेशियां। तो इस तरह की जो मसल्स हैं वो हमारी बॉडी में 3 तरह की मसल्स पाई जाती हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशियां। ठीक है, अब बात करते हैं तंत्रिका उत्तक की। ये जो आप कहते हो कि हमें दर्द हो रहा है, ये जो आप कहते हो कि हमें इमोशन फील हो रहे हैं, ये जो आप कहते हो कि मुझे चुभ रहा है ना? पिन चुभोते ही आपका हाथ एकदम से हट जाता है, ऐसा क्यों होता है? आपके आंख पे ऐसे वो किया है कभी बचपन में आपने? ऐसे ताली बजाओगे तो डरोगे तो नहीं, है ना? इतनी मिर्ची खाएगा, इतने लड्डू खाएगा, शेर आएगा तो डरेगा तो नहीं। फिर ऐसे ताली बजाते हैं, आंख झपक जाती है ना? क्यों झपक जाती है? क्योंकि आपके तंत्रिका तंत्र आपको सेफ्टी जोन में ले जाने की कोशिश करता है। आप ये जानते हैं कि वो ताली बजा के मुझे नहीं मारेगा, लेकिन आपके नर्वस सिस्टम को ये पता नहीं है। आपका नर्वस सिस्टम बस ये सोचता है कि कोई चीज मेरी तरफ आ रही है और मुझे अपने आप को उससे बचाना है। तो ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, इनको क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं। रिफ्लेक्सेस, इंग्लिश में रिफ्लेक्सेस कहते हैं और इनको प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। और खुशखबरी ये है कि आपको ये भी आगे पढ़नी है, इसीलिए तंत्रिका कोशिका भी हम थोड़ा सा भी शॉर्ट में पढ़ेंगे। ये प्रतिवर्ती क्रियाएं आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, आगे वाले चैप्टर्स में। तो इन रिफ्लेक्सेस का कौन जिम्मेदार है? तो गौर से देखिए इस शख्स को, यही है वो जो आपके इन रिफ्लेक्सेस का जिम्मेदार है। ठीक है, आपको ठंड लगती है, आपको गर्मी लगती है, ये सब तंत्रिका उत्तक की वजह से होता है। और हमारी बॉडी की सभी जगहों पे क्या फैली हुई है? तंत्रिकाएं फैली हुई हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका की जो छोटी कोशिका है, एक कोशिका, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। बोन्स में नहीं है, बोन्स के अंदर नहीं है, लेकिन हमारी स्किन में, बोन्स के ऊपर, सब जगह आपको कुछ ना कुछ फील होता है ना? कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां आपको फीलिंग या टच फील नहीं होता। तंत्रिका उत्तक मुख्य रूप से परिवर्तन अवस्थाओं के प्रति शरीर की अनुक्रियाशीलता को, भाई हिंदी वाला से ज्यादा इंग्लिश वाला आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, रिस्पॉन्स, कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है। वही कि आपने पिन आपको लगी और आपने हाथ हटा लिया, ये आपका क्या है? ये आपकी अनुक्रिया है, या आप कह सकते हैं प्रतिक्रिया है, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। ठीक है, नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होती है। ये काम भी आ रहे हैं भाई, आपको पूछ ले तंत्रिका उत्तक क्या काम करता है, ये रहा
पेशी उत्तक क्या काम करता है, आगे हमने पढ़े, गमन में सहायक होता है। हृदय पेशियां हृदय को चलाने में सहायक होती है ना। आहार नाल पेशियां पाचन के लिए सहायक होती है। ये सब कार्य हैं इनके। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं मैम कार्य तो आपने पढ़ा ही नहीं, तो ये क्या पढ़ा, ये भी तो कार्य है। वो क्या करता है, वो उसका कार्य हो गया। तंत्रिका कोशिकाएं उत्तेजनशील कोशिकाएं हैं जो तंत्रिका तंत्र की संचार इकाई है। संचार का मतलब कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करना। कि भाई पिन तो हाथ में चुभी है, लेकिन उसका मैसेज जो है वो आपके ब्रेन में जाएगा, ब्रेन उसको वापस हाथ को मैसेज देगा तंत्रिका कोशिकाओं को कि भैया हाथ हटा ले, तो आप हाथ हटा लोगे। अब जितनी देर में मैंने बोला उतनी देर में तो आप जल जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, वो बहुत कम सेकंड में होता है। आप सोच लो कितनी स्पीड से मैसेज जाता होगा और कितनी स्पीड से मैसेज आता होगा, है ना, कंप्यूटर से भी तेज। जो तंत्रिका तंत्र की संचार इकाई है। उत्तेजनशीलता समझ गए आप, एक्साइटमेंट, आपको ये एकदम से खुशी होती है, एकदम से दुख होता है, ये सब भी इन्हीं का किया धरा है। जब एक तंत्रिका कोशिका को उपयुक्त रूप से उद्दीपित किया जाता है, उद्दीपित का मतलब स्टिमुलेट, स्टिमुलेट ये कार्य आ रहे हैं भाई तंत्रिका तंत्र के। अभी स्टिमुलेट करना मतलब वही उद्यमित करना, कि मतलब आपको गर्म चीज टच करा देना, या आप ठंडी हवा आ जाए तो आप ऐसे हो जाएंगे, आपको उद्दीपन मिल गया, है ना, तो उसको बोलते हैं स्टिमुलेशन या उद्दीपित होना। तो जब तंत्रिका कोशिकाएं उद्दीपित होती है, यानी कि आपकी तंत्रिकाओं पे कुछ टच होता है या आपको कुछ चुभता है, जो भी चीज हो रही है, या वह स्वयं होती है। अच्छा, स्वयं कैसे होगी, स्वयं रिस्पॉन्स कैसे देगी? वही मैंने कहा कि एक हाथ आया तो आपकी पलकें अपने आप झपक रही है ना, और नहीं हाथ आएगा तो भी आपकी पलकें जो है कंटिन्यूअसली झपकती रहेंगी, है ना। मिट्टी कचरा जाएगा, आपकी आंखें बिल्कुल अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये स्वयं भी होती है। जो विभिन्न वैद्युत परिवर्तन उत्पन्न होता है, ठीक है, क्यों होता है भाई ये वैद्युत परिवर्तन, ये भी हमें डिटेल में पढ़ना है। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक शॉर्ट आइडिया दे देती हूँ कि मान लो ये हमारी तंत्रिका कोशिका है ना, तंत्रिका कोशिका की कोई लाइन है। तो वैद्युत परिवर्तन, वैद्युत आप समझते हैं प्लस माइनस, सबने पढ़ा है फिजिक्स, है ना। क्या होता है कि हमारे बाहर की तरफ प्लस इन तंत्रिका कोशिकाओं में और अंदर की तरफ माइनस होता है, ऐसा अभी आप समझ सकते हैं, हमें ये पढ़ना है प्रोसेस। जब कोई उद्दीपन होता है, कुछ भी चीज होती है, मान लो किसी ने पिन चुभोई आपको, तो ये तंत्रिका कोशिकाओं में ऐसा इलेक्ट्रिक बहने लग जाती है, करंट बहने लग जाता है एक तरह का। अब ये करंट क्यों बहता है, बहुत सारे इसके केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं उनको, उनकी वजह से होता है। अब ये करंट आता है ना, तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, इधर प्लस हो जाता है, इधर माइनस हो जाता है। कैसे होता है वो आगे के चैप्टर में देखेंगे। तो ऐसा विद्युत परिवर्तन इनके अंदर होता है जिसकी वजह से हम ये रिस्पॉन्स लेते हैं, है ना, और यही से मैसेज आगे से आगे, आगे से आगे पास किया जाता है। जो बहुत तेजी से कोशिका झिल्ली पर गमन करता है, ठीक है, कोशिका झिल्ली मतलब वही सेल की झिल्ली। तंत्रिका कोशिकाएं जब उत्तेजित होती है तब विभव परिवर्तन होता है। विभव फिजिक्स वाले भाई वोल्टेज, है ना, विभव दे दें, विभवांतर, विभव पढ़ाई है। ये भाई क्या हो रहा है, ये प्लस माइनस में बदल रहा है, माइनस प्लस में बदल रहा है, ये जो एक्सचेंज हो रहा है ये एक तरह का क्या है, विभव में परिवर्तन है। तंत्रिका के अंतिम छोर पर पहुंच जाता है तथा आसपास की तंत्रिका कोशिका एवं अन्य कोशिकाओं को या तो उद्दीपित करता है अथवा उन्हें उद्दीपित होने से रोकता है। दोनों ही काम कर रहा है। देखो, ये जो तंत्रिका कोशिका है ना, ये आपस में जुड़ी हुई है। अभी मैं आपको तंत्रिका कोशिका बताऊंगी कैसी होती है, अभी संरचना पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा मैं आपको, जैसे ये एक हमारी तंत्रिका कोशिका है, ये तंत्रिका कोशिकाएं बहुत सारी है, करोड़ों है, पूरी बॉडी में फैली हुई है। ये एक है, ये एक जो है वो दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। मान लो इसके ये अंतिम सिरे, और इधर से ये आपकी जुड़ जाएगी किसी और से। फिर ये किसी और से, ऐसे जुड़ी हुई रहती है। तो मान लो यहाँ पे आपको किसी ने पिन चुभोई, है ना, हाथ की ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं, यहाँ पे आपको पिन चुभोई, तो इसमें क्या होगा भाई, विभव परिवर्तन होगा, वही प्लस माइनस वही चलता रहेगा, ठीक है, वो आपको समझा दिया। अब ये धीरे धीरे यहाँ से आता हुआ इस कोने तक आएगा
और इस कोने से फिर दूसरी कोशिकाओं में ट्रांसफर हो जाएगा। आगे से आगे चलता रहेगा ये प्रोसेस, जैसे करंट बहता है ना, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से ऐसे चलता रहेगा। ये इसको देगा, फिर ये किसी और को देगी, फिर ये किसी और को देगा। ऐसा सिग्नल आपके ब्रेन में पहुंचेगा हाथ से, यहाँ से सारी कोशिकाओं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद होते हुए ब्रेन। इसको बोलते हैं बेटा संवेदी कोशिकाएं बोलते हैं इनको, है ना, सेंसर पोज कहते हैं। फिर ब्रेन आपको एक सिग्नल भेजता है कि भाई पिन चुभ रही है बेटा, उठा लो। वो मैसेज वापस ऐसे ही ये इसको देगी, ये आगे को देगा, ये आगे को देगा, ऐसे करते 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 आपकी उंगलियों तक या हाथ तक मैसेज पहुंचता है और फिर आपका हाथ जो है वहां से हट जाता है। तो ये कराता भी है और रोकता भी है। रोकता कैसे? ये तो हो गया कराना, आपको हटा लिया वहां से। अगर आपको चीज पता है, जैसे मैं जा रही हूं किसी गर्म चीज के वक्त और आपको किसी ने आवाज दे दी प्रिया वो गर्म है, तो आप हाथ हटा लोगे, तो आपको रोक भी तो दिया, जलने से पहले ही रोक दिया। तो दोनों ही काम करता है, किसी चीज को उद्दीपित भी करता है, किसी चीज को रोकता भी है। आपका हाथ बढ़ाना है आपको आगे, वो कौन बढ़ा रहा है? मसल्स बढ़ा रही है। लेकिन ये मसल को मैसेज कौन भेज रहा है कि हाथ आगे बढ़ा? ये तंत्रिका कोशिकाएं। कहां से? ब्रेन से भेज रही है। ठीक है, तो ये सारा जो है दोनों आपस में, खाली मसल्स भी कुछ नहीं कर सकती और खाली तंत्रिका कोशिकाएं भी कुछ नहीं कर सकती। जैसे पैरालिसिस हो जाता है किसी को, है ना, लकवा जिसको कहते हैं, उनका सब कुछ वर्किंग है, उनके ये तंत्रिका जो है वो मसल्स उनके बढ़िया हैं, एकदम चल रहे हैं, मसल्स अकेली है, फर्स्ट क्लास है, लेकिन उनका ये नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। उनके ब्रेन के मैसेज तंत्रिका कोशिकाओं तक नहीं जा पा रहे हैं और उन मसल्स को ये नहीं बता पा रहे हैं कि हाथ उठाओ या नहीं उठाओ, है ना। तो लकवे में ये हमारा न्यूरल सिस्टम खराब हो जाता है। हाँ, तंत्रिका की ये जो कोशिका बनी हुई है इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, एक कोशिका को। ठीक है, एक कोशिका को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। अभी इसकी संरचना मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, अभी तो मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए बता दिया। तंत्रिका कोशिकाओं का मुख्य लक्षण संचरणशीलता है। संचरणशीलता मतलब कंडक्टिविटी, एक से एक आगे बढ़ाना सूचनाओं को। इसकी सहायता से इन कोशिकाओं द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं की क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित होता है। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, कि भाई ऐसा नहीं हो आप बोल रहे हो कि लेफ्ट चलना है तो आपका लेफ्ट वाला पैर तो लेफ्ट चल रहा है, राइट वाला राइट चल रहा है, तो फिर आप खींच के फट जाओगे बीच में से, है ना। तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना, कि ये वाला पैर आगे जा रहा है तो दूसरा वाला भी उसी दिशा में जाए, है ना, वरना एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, सोचो कैसी होगी। तो भाई समन्वय होना चाहिए सारी चीजों का। या आपके पैर आगे जा रहे हैं, शरीर पीछे जा रहा है, ऐसा नहीं हो। तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क पहले ही लगा हुआ है और लगा लो, नीट में पूछा जा सकता है। कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती? एक बार जो आपकी नर्व बन गई है सो बन गई है, अब विभाजन नहीं होना, ठीक है, विभाजित नहीं होती है ये। मतलब उस कोशिका से नई कोशिका नहीं बनेगी। जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि कोशिकाएं विभाजित होती जाती है और जो है नई कोशिकाएं बनाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। जो भी बनेगी नई बनेगी, समझ गए आप, कि इससे कुछ नहीं बनेगा। अब जो भी बनना है वो नया बनेगा। और नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या होता है, एक कोशिका के विभाजन से ही दूसरी कोशिका बनती है, एक पेशी के विभाजन से ही दूसरी पेशी बनती है, लेकिन इसमें विभाजन नहीं होता। इसीलिए नर्व का काम बहुत खराब है ना। नर्व डैमेज इज वेरी डेंजरस। क्या होता है इसमें, और अभी मैं सिर्फ बोल रही हूँ, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है क्योंकि आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ नहीं है, ये हमें पढ़ना है आगे। अभी सिर्फ सुन लो क्या है। देखो, ये तंत्रिका कोशिका है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। एक तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तंत्रिका तंत्र समझ गए आप? भाई बहुत सारी तंत्रिकाएं कोशिकाएं होंगी तो उत्तक बनेगा, फिर बहुत सारा उत्तक है इसलिए हमारे पास तंत्र है, लेकिन ये एक कोशिका है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या क्या होता है जरा सुनो। इसमें एक ये आपको दिख रहा है जाल सा, मकड़ी का जाल, इसको बोलते हैं काय, कोशिका काय, सेल बॉडी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कोशिका काय, सेल बॉडी। इसके बीच में एक केंद्रक दिख रहा है आपको, प्यारा सा बिंदी वाला, ये इसका न्यूक्लियस है, यानी कि केंद्रक है। ये है द्रुमिकाएं। इसके आपको जो छोगे लगे हुए दिख रहे हैं, ये
है ना, बाल से। ये इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं डेंड्रॉन्स इंग्लिश में। ठीक है, डेंड्रॉन्स, द्रुमिकाएं। ये लंबा सा आपको जो दिख रहा है, एक में एक ही होता है ना, लेकिन बहुकोशिकीय भी होते हैं, कई में एक से ज्यादा भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली एक ही होता है। ठीक है, किसी किसी में एक से ज्यादा भी होते हैं, उसको फिर द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय कहते हैं। तो ये जो है, ये है आपका एक्सॉन। इसको क्या कहते हैं, हिंदी में तो तंत्रिकाक्ष कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सॉन। इस एक्सॉन से फिर छोगे निकले हुए दिख रहे हैं आपको। ये किस लिए है, ये आगे वाली को कनेक्ट करेंगे। ऐसी कैसी और आगे बनी होगी, उससे यहां से कनेक्शन बैठेगा और मैसेज ऐसे जाएगा, यहां से दूसरी और कनेक्टेड होंगी। ये सब आपस में कनेक्टेड होती है एक दूसरे से। यहाँ पे भी कुछ तंत्रिका कोशिकाएं हैं, इधर भी कुछ तंत्रिका कोशिकाएं हैं, वो आगे से आगे जुड़ी हुई है। तो इधर से मैसेज आएगा, इसमें जाएगा, यहां से फिर दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा। ये जो अंतिम सिरे होते हैं इनको सिनेप्सिस कहते हैं। बेटा फिर से आने वाली है ये चीजें, इसलिए इसको इग्नोर ना करें। सिनेप्स भी कहते हैं इसको, ठीक है, सिनेप्सिस है ये। और यहीं पे कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं जिनको, जैसे डोपामीन है ना, साइटोसिन है, ये होते हैं कुछ जो क्या करते हैं, मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं और उसी से वो विद्युत विभव उत्पन्न होता है, वो प्लस माइनस जो मैंने आपको समझाया, जिसको डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे ये बीच में आपको जो ब्लू सी शीट दिख रही है, इसको वैसे माइलिन अच्छद बोलते हैं। और इसको ये जो नोड आपको बीच में दिख रही है, इसको रेनडियर के नोड कहते हैं। रेनडियर कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा, रेनवियर याद आ गया मुझे, वो तो जानवर है ना, रेनवियर की जो नोड है वो कहते हैं। और यहाँ पे कुछ कणिकाएं भी होती हैं जिसको निजल्स कणिकाएं कहते हैं इधर। ठीक, ये ऐसी होती है तंत्रिका कोशिका और इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बना होता है हमारा तंत्रिका ऊतक। तो आज की कहानी का सार यही है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने देख ही ली। और इसी के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं और मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।